आपसे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूं। इंडिया में जब कोई यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो उसका पहला सवाल क्या होता है? कौन सी ऐप चुनूं, कौन सा स्टॉक खरीदूं, एप्पल लूं, एनवीडिया लूं या टेस्ला लूं। लेकिन एक एवरेज अमेरिकन इन्वेस्टर क्या करता है? उसकी सैलरी का एक हिस्सा रेगुलर रिटायरमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट हो जाता है और वो पैसा मेनली डाइवर्सिफाइड फंड और ईटीएफ में चला जाता है और फिर वो कुछ नहीं करता, ना स्टॉक पिक करता है, ना मार्केट टाइम करता है, न ट्रेंड देख करके स्टॉक को शफल करता है। बट फिर भी सालों बाद यही इन्वेस्टर अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बना लेता है। तो सवाल ये है कि यूएस मार्केट काम कैसे करता है कि बिना ये सब किए भी ये लोग वेल्दी बन जाते हैं। और शायद यही वो जगह है जहां हम इंडियन इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये तो वैसा ही है कि क्रिकेट बैट को लेकर के फुटबॉल खेलने हम निकल गए हैं। यहाँ गेम भी अलग है और रूल्स भी अलग हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 सरप्राइजिंग फैक्ट शेयर करना चाहूंगा जो हर इंडियन इन्वेस्टर को यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले समझना जरूरी है। मैं बताऊंगा कि एवरेज अमेरिकन इन्वेस्ट कैसे करता है, क्या अमेरिकन भी आईपीओ के पीछे भागते हैं, ईटीएफ को यूएस में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, और जब आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आप सिर्फ अमेरिका की ग्रोथ स्टोरी खरीद रहे हैं या फिर ये कहीं इससे ज्यादा है। ये फैक्ट आपको सिर्फ यूएस मार्केट समझने में ही नहीं बल्कि एक बेटर इन्वेस्टर बनने में भी हेल्प करेगा। हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की है और इस चैनल के थ्रू मैं अपनी लर्निंग और इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये वीडियो मैं वेस्टेड के साथ पार्टनरशिप में बना रहा हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में सारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर किया था और वेस्टेड, उसकी मैच्योरिटी, लॉन्ग हिस्ट्री और ब्रेथ ऑफ ऑफरिंग की वजह से मुझे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी चॉइस लगी है और इस केयरफुल इवैल्यूएशन के बाद उसे रिकमेंड करने में मुझे कोई हिचक भी नहीं है। आप चाहें तो आप भी इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मेरे लिंक से वेस्टेड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर के लिए वेस्टेड न्यू यूजर्स को $10 फ्री भी ऑफर कर रहा है। वैसे इस वीडियो की लर्निंग किसी प्लेटफॉर्म से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। मेरा मेन इंटेंट आपको एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाने का है। तो पहला सरप्राइजिंग फैक्ट आता है कि जब आप देखेंगे एवरेज अमेरिकन इन्वेस्टर एक्चुअली इक्विटी में इन्वेस्ट करता कैसे है। हम सोचते हैं कि अमेरिकन जिनका ये मार्केट है, जिनकी ये कंपनीज है, वो सबसे ज्यादा स्टॉक रिसर्च करते होंगे, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करते होंगे, हर रोज मार्केट चेक करते होंगे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। पहले एक ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं। गैलप के लास्ट सर्वे के अकॉर्डिंग यूएस के 62% इंडिविजुअल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और गेस कीजिए कि इंडिया में ये परसेंटेज कितना होगा। सेबी की लास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सिर्फ 9.5%। तो अमेरिकन इन्वेस्टर तो काफी ज्यादा स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और ये अमेरिकन के लिए कोई नई बात नहीं है। यूएस में 1970s में भी 10% से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, जब इंडिया में ये कंसेप्ट तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो एक एवरेज अमेरिकन इन्वेस्टर इंडिया से कहीं ज्यादा मैच्योर है एक्सपीरियंस में, एक्सपोजर में और माइंडसेट में। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर 62% अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या वो सब स्टॉक पिक करते हैं? क्या वो एप्पल खरीदते हैं, टेस्ला खरीदते हैं, एनवीडिया रिसर्च करते हैं? आप गेस कीजिए कितने परसेंट अमेरिकन फैमिलीज डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करती हैं? फेडरल रिजर्व के लास्ट सर्वे के अकॉर्डिंगली सिर्फ 21%, मींस 62% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ 21% ही डायरेक्ट स्टॉक लेते हैं। बाकी सब लोग क्या करते हैं? मोस्टली इनडायरेक्ट रूट से, इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ के थ्रू। सवाल ये है कि ये लोग इन्वेस्ट करते कैसे हैं? यूएस में 2 रिटायरमेंट टूल्स हैं जो बेसिकली मिलियंस ऑफ अमेरिकन यूज करते हैं। पहला है 401k। ये एम्प्लॉयर के थ्रू होता है और सैलरी का एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली हर मंथ इस अकाउंट में चला जाता है और ये एक सिस्टम की तरह से ऑपरेट करता है। इंडिया में अगर इसका लूजली क्लोजेस देखेंगे तो ईपीएफ होगा। दूसरा होता है आईआरए, जो कि एक इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट होता है। ये पर्सनल होता है, एम्प्लॉयर के पास कोई इसका रिलेशनशिप नहीं होता है, लोग खुद से रेगुलर कंट्रीब्यूशन डालते हैं। इंडिया में अगेन इसका क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट ढूंढेंगे तो शायद एनपीएस होगा। और ये दोनों ही टूल प्राइमरीली कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स में, ऑटोमेटिकली हर मंथ, और वो भी बिना एक भी स्टॉक चूज किए हुए। पिछले 10 सालों में अमेरिकन ने एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड से ईटीएफ की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। उसके प्राइमरीली 3 रीजन हैं: हाई लिक्विडिटी, ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन और सुपर चीप एक्सपेंस रेशियो।
एक्सपेंस रेशियो पे ध्यान देंगे तो नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वेस्टेड पे अगर वैनगार्ड S&P 500 ETF का एक्सपेंस रेशियो चेक करते हैं तो ये लगभग 0.03% पर ईयर आता है, विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो आप ऐसे हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट काफी चीप एक्सपेंस पे कर सकते हैं। और आप अगर ETF मार्केट का साइज देखेंगे तो सरप्राइज रह जाएंगे। यूएस का सबसे बड़ा ETF वैनगार्ड S&P 500 अकेले का AUM $1 ट्रिलियन का है। इसका साइज समझने के लिए देखें तो इंडिया के पूरे स्टॉक मार्केट का टोटल मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली $5 ट्रिलियन है। मतलब एक अकेला अमेरिकन ETF इंडिया की पूरी मार्केट कैप का 20% है। और अगर यूएस के सारे ETF के AUM मिला देंगे तो ये $10 ट्रिलियन है। मींस इंडिया की पूरी मार्केट के लगभग डबल के बराबर। तो ये यूएस मार्केट की बैकबोन है और यही वो इंजन है जिस पर कि अमेरिकन वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टिका हुआ है। तो ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है बल्कि एक सिस्टम है। ऐसा सिस्टम जिसने डिकेड्स में ऑर्डिनरी अमेरिकन को वेल्दी बनाया है, बिना स्टॉक पिक किए हुए, बिना मार्केट टाइमिंग के और बिना किसी हॉट टिप के। और उस सिस्टम का कोर है सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग थ्रू लो कॉस्ट ETF। हम भी इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी चूज करना तो हमारे हाथ में है, टूल्स तो हमारे पास हैं ही। वेस्टेड जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू SIP शुरू करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है। यूएस इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा लेसन स्टॉक पिकिंग नहीं है, एक लो कॉस्ट सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग है। नो डाउट उनके सिस्टम्स ने ये इन्फोर्स भी किया है, बट हम चाहें तो ये कंसिस्टेंसी खुद भी बना सकते हैं। दूसरा सरप्राइज है कि यूएस इन्वेस्टिंग सिर्फ यूएस कंपनीज में इन्वेस्टिंग नहीं है। मैं बहुत से लोगों से सुनता हूं अमेरिका की इकोनॉमी बहुत सेंसिटिव है, डेट टू GDP रेशियो बहुत ज्यादा हो गया है, डी-डॉलराइजेशन हो जाएगा, यूएस में इन्वेस्टिंग करना बड़ा रिस्की है। ये कंसर्न वैलिड है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट मिसिंग है। जब आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप टेक्निकली सिर्फ अमेरिका में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप ग्लोबल इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा नंबर्स देखते हैं। S&P 500 मतलब यूएस की टॉप 500 कंपनी का 41% रेवेन्यू आउटसाइड यूएस से आता है। Nasdaq 100 यहां तो ये नंबर 50% है। मतलब इस कंपनीज की आधी कमाई अमेरिका से बाहर से आ रही है, यूरोप से, एशिया से, इंडिया से, बाकी पूरी दुनिया से। और एक और इंटरेस्टिंग एंगल है जो बहुत लोग मिस करते हैं। Nasdaq 100 में लिस्टेड 100 कंपनीज में से 10 कंपनीज तो यूएस कंपनीज है ही नहीं। ARM होल्डिंग यूके की सेमीकंडक्टर कंपनी है, ASML नीदरलैंड की कंपनी है जो दुनिया की मोस्ट एडवांस चिप मेकिंग कंपनी है, NXP सेमीकंडक्टर भी नीदरलैंड की कंपनी है। मींस जब आप Nasdaq 100 ETF खरीद रहे हैं तो आप सिलिकॉन वैली में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि यूके और नीदरलैंड की टॉप कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट तो अभी आना बाकी है। फैक्टसेट ने एक एनालिसिस किया था जो इस पूरी बात का कंक्लूजन है। उन्होंने पाया कि S&P 500 की वो कंपनीज जिनका 50% से ज्यादा रेवेन्यू ग्लोबली आता है, मींस आउटसाइड यूएस से, उनका रेवेन्यू ग्रोथ रेट यूएस ओनली कंपनी से 70% ज्यादा है। सोचिए इसका मतलब क्या है। S&P 500 ETF खरीदने से आप ऑटोमेटिकली उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो ग्लोबली डाइवर्सिफाइड है और वही कंपनीज हिस्टोरिकली फास्टर ग्रो भी करती हैं। और यही सेम Nasdaq के लिए भी वैलिड है। तो ये सिलेक्शन आपको एक्टिवली नहीं करना पड़ता, ETF ने ऑटोमेटिकली करके दे दिया है। तो वो कंसर्न जो शुरू में था कि यूएस डेट, डी-डॉलराइजेशन, स्लो GDP ग्रोथ रेट, ये सब कंसर्न यूएस ओनली कंपनीज के लिए वैलिड हैं। लेकिन क्या ये S&P 500 या Nasdaq 100 या MVIS सेमीकंडक्टर इंडेक्स के लिए वैलिड है? ये इंडेक्स सिर्फ यूएस इकोनॉमी की स्टोरी नहीं बताते हैं, ये वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेसेस की स्टोरी है। बस फर्क सिर्फ ये है कि यूएस में लिस्टेड है। जब आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सो सिर्फ इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर लिमिटेड रहने की कोई जरूरत नहीं है जब आपके पास ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। लेकिन ग्लोबल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने का एक बिहेवियरल डाउनसाइड भी है और वो ये है कि इंडियन इन्वेस्टर के लिए यूएस स्टॉक के मूवमेंट काफी स्केरी हो सकते हैं। और यही है हमारा सरप्राइज नंबर 3। यूएस मार्केट को लेकर के इंडियन इन्वेस्टर्स में एक कॉमन अजम्पशन है, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, मैच्योर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डोमिनेट करते हैं तो वोलेटिलिटी कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये अजम्पशन इंडिया के मार्केट के एक्सपीरियंस से आता है। बट पहले समझते हैं कि इंडिया और यूएस मार्केट स्ट्रक्चरली अलग कैसे हैं। इंडिया में सर्किट ब्रेकर होते हैं। अगर कोई स्टॉक एक दिन में ज्यादा मूव करता है तो ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली रुक जाती है। ये एक तरीके का सेफ्टी नेट है जो शार्प मूवमेंट्स को स्लो डाउन कर देता है। यूएस में एक अलग सिस्टम है जिसे कहते हैं LULD, मींस लिमिट अप लिमिट डाउन।
ये भी मूव्स को कंप्लीटली अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं रहने देता, लेकिन इंडिया के सर्किट ब्रेकर से कहीं ज्यादा वाइड प्राइस ब्रांड को अलाउ करता है। मतलब यूएस में एक स्टॉक एक ही दिन के अंदर 15, 20 या कभी उससे ज्यादा भी मूव करता है। और ये मूव हो सकता है कि रात को जब इंडिया सो रहा है तब एक सिंगल अर्निंग अनाउंसमेंट हुई और तब हो गया, आप उठे और देखते ही पैनिक कर गए। कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। पहले बात करते हैं मेटा की, जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। 2021 में मेटा का स्टॉक था अप्रोक्सीमेटली $380 के करीब। 2022 के एंड तक वो लगभग 92 आ गया, मींस ऑलमोस्ट 76% का फॉल। और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी के साथ हुआ। अब सोचिए अगर आपने 2021 में 10 लाख रुपए मेटा में इन्वेस्ट किए होते तो 2022 में 2.4 लाख रह गए होते। स्क्रीन पर ये देखना और कुछ ना कर पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जो इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहे उन्होंने क्या देखा, यही स्टॉक आज $600 के आसपास है। मतलब वही 10 लाख जो 2.5 लाख के करीब बने वो आज 15 लाख के से ऊपर हो गए हैं। जस्ट इमेजिन ये कितना बड़ा स्विंग है। ये वीडियो बनाते हुए भी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल सामने आया है। ब्रॉडकॉम जो यूएस की एक प्रोमिनेंट सेमीकंडक्टर कंपनी है, उसके रिजल्ट्स 3 जून को आए। रिजल्ट्स अमेजिंग थे, बट उसकी फ्यूचर गाइडेंस मार्केट से अलाइन नहीं थी और इन्वेस्टर्स ने अज्यूम किया कि एआई बूम अब क्रैश होने लगा है और स्टॉक 2 दिन के अंदर ही 20% से ज्यादा गिर गया। जस्ट इमेजिन वो तब जबकि उसके करंट रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे। ये एक वन ऑफ द रीजन था कि नैस्डैक 100 में सेमीकंडक्टर और एआई सेंट्रिक शेयर्स में काफी ज्यादा गिरावट आई और ओवरऑल नैस्डैक 100 एक दिन में ही लगभग 5% से ज्यादा गिर गया। ये एग्जाम्पल एक चीज बोल रहा है, यूएस मार्केट में बड़े मूव्स काफी नॉर्मल हैं, डाउनसाइड में भी और अपसाइड में भी। और ये मूव बिना किसी वार्निंग के आते हैं, एक ओवरनाइट अर्निंग पे, गाइडेंस चेंज होने पे या कोई भी मैक्रो इवेंट होने पे। इंडिया के इन्वेस्टर जो पहली बार यूएस मार्केट में आ रहे हैं वो इन मूव्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं और जब मूव आता है तो डिसीजन इमोशन से हो जाता है और यहीं पर बहुत ज्यादा गलती होने के चांसेस हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि वॉलेटिलिटी से डरिए, मैं ये कह रहा हूं कि पहले से तैयार रहिए। इन्वेस्ट करने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछिए कि अगर मेरा पोर्टफोलियो कल 30% नीचे गिर गया तो मैं क्या बेच दूंगा या जमा रहूंगा, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसी के बेसिस पे कीजिए। तो की टेक अवे ये है कि यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हाई वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ये यूएस मार्केट का नेचर है, तो इन्वेस्ट उतना ही कीजिए जिसकी वॉलेटिलिटी आपको एंशियस ना बना दे। और स्पेशली वॉलेटिलिटी से डर लगता है तो इंडिविजुअल ग्रोथ सेंट्रिक यूएस स्टॉक से तो दूर रहना ही बेहतर है। ऐसे में भी ईटीएफ्स बेटर हैं। नेक्स्ट सरप्राइज ये है कि करेंसी कन्वर्जन का इम्पैक्ट साइलेंट है बट सिग्निफिकेंट है। ये सरप्राइज थोड़ा पर्सनल है मेरे लिए। जब मैंने पहली बार यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया था तो मैं सिर्फ रिटर्न्स पे ध्यान दे रहा था, स्टॉक कौन सा लेना है, एंट्री पॉइंट क्या होनी चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए। जो चीज मैंने थोड़ी इग्नोर की थी वो है करेंसी कन्वर्जन। और जब पहला ट्रांजेक्शन हुआ तो रियलाइज हुआ कि 1 से 1.5% तो सिर्फ कन्वर्जन स्प्रेड में चला गया, बाय करते समय भी और फिर सेल करते समय भी सेम 1 से 1.5%। बट मैंने भी मोस्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर की तरह से इस करेंसी कन्वर्जन का हाफ ट्रूथ ही देखा था। वाइल एक साइड में आप करेंसी कन्वर्जन में लूज कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम पिछले 20 साल का डेटा देखेंगे तो रुपी हर साल ऑन एन एवरेज 4% के करीब यूएस डॉलर के अगेंस्ट गिरा है। पिछले एक साल में तो ये एक्सेप्शनली 10% से ज्यादा हो गया है। तो ये तो यूएस इन्वेस्टिंग का एक साइलेंट बेनिफिट है। पास्ट डेटा के हिसाब से अगर आपका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं भी कर पा रहा है तो भी हिस्टोरिकली 4% रिटर्न तो मिला ही होगा। फॉर श्योर फ्यूचर अलग हो सकता है, बट ट्रेजेक्ट्री तो यही कहती है कि लॉन्ग टर्म में रुपी डॉलर के अगेंस्ट डिवैल्यूएट होता जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक पूरा साल भी यूएस इन्वेस्टमेंट को इंटैक्ट रखते हैं तो आप करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट को रुपी डिप्रिसिएशन से ऑफसेट करने का चांस बना लेते हैं। हिस्ट्री तो एटलीस्ट यही कहती है। तो इससे आप सीख सकते हैं कि अगर आप यूएस इन्वेस्टिंग में उतर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप इसका पूरा बेनिफिट तो नहीं निकाल सकते हैं। मोस्टली करेंसी कन्वर्जन आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट काम कर रहा होगा, पर जो लॉन्ग टर्म बने रहते हैं उनके लिए करेंसी कन्वर्जन एक रिटर्न बूस्टर की तरह से हेल्प कर सकता है। सो जब आप यूएस इन्वेस्टिंग प्लान कीजिए, लॉन्ग टर्म सोच करके ही कीजिए, तभी इसका रियल बेनिफिट होने वाला है। अब आते हैं फिफ्थ सरप्राइज पर, वो ये कि यूएस मार्केट के ऑपरेशन इंडियन मार्केट से काफी अलग हैं। अब तक हमने देखा कि यूएस मार्केट में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, बट इस लास्ट सरप्राइज में हम बात करेंगे ऐसे 2 एस्पेक्ट के बारे में
जो बाहर से तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं बट इंडियन इन्वेस्टर के लिए थोड़े कंफ्यूजिंग है। पहला है ट्रेडिंग आवर्स। अगर आपने इंडियन मार्केट में ट्रेड किया है तो आप जानते होंगे इंडिया में सुबह 9 o'clock से 9:15 तक प्री ओपनिंग सेशन होता है और 9:15 से 3:30 PM तक रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स होते हैं। बट यूएस मार्केट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ 9:30 AM से 4 PM ईस्टर्न टाइम का एक्टिव ट्रेडिंग टाइम तो होता है, जो इंडियन टाइम के हिसाब से 7 PM to 1:30 AM के करीब होता है। बट यूएस मार्केट में एक्सटेंडेड प्री और आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, जो वहाँ के सुबह 4 o'clock से 9:30 AM मीन्स इंडिया टाइम के हिसाब से 1:30 PM से 7 PM, और आफ्टर आवर्स 4 PM to 8 PM मीन्स इंडिया में नाइट में 1:30 AM से सुबह 5:30 AM तक। मीन्स प्री ओपनिंग टाइम तो इंडियंस के लिए बड़ा ही कन्वीनियंट है। आप दिन में बैठ करके भी इंस्टेंटली बाय या सेल कर सकते हैं। बट ये कन्वीनियंस तो है लेकिन ये डेंजरस भी है। इसके दो रीजन है। पहला ये कि मोस्ट यूएस कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट 6 AM ईस्टर्न टाइम पर पब्लिश करती हैं। मीन्स कि प्री मार्केट सेशन अर्निंग अनाउंसमेंट से भरा होता है और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि 15 to 20% मूवमेंट बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। दूसरा रीज़न ये है कि प्री मार्केट में यूएस के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी एक्टिव नहीं होते हैं। मीन्स मार्केट में बायर्स और सेलर्स बहुत कम होते हैं, तो इसलिए बिड और आस्क प्राइस का डिफरेंस मीन्स जिसे स्प्रेड कहते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है और चांसेस हैं कि आप ज़्यादा पे खरीद लेंगे या कम पे बेच देंगे। स्विंग बड़े हो सकते हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इस प्री और आफ्टर आवर्स में ट्रेडिंग अलाउ करते हैं और मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि बहुत से इंडियन इन्वेस्टर इस टाइम में बाय और सेल करने में काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि ये उनका डे टाइम होता है। बट वाइल ये लॉन्ग प्री मार्केट सेशंस बड़े कन्वीनियंट होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को इनसे दूर रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग एप्स में ये स्पेसिफिक ऑप्शन दिया जाता है बट इसे इनएक्टिव करना ही बेहतर है। वेस्टेड में इसके लिए क्लियर टॉगल होता है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। डिफरेंट एप्स में ये डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट होता है, इसे ध्यान से जरूर चेक कीजिएगा। दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आईपीओज। इंडियन इन्वेस्टर आईपीओ से काफी ऑब्सेस्ड रहते हैं। हर नए आईपीओ पे हंड्रेड्स ऑफ एनालिसिस मिल जाते हैं। लोग डिफरेंट तरीके से आईपीओ में अलॉटमेंट की कोशिश भी करते हैं। रिसेंट यूएस आईपीओ जैसे कि स्पेसएक्स और ओपन एआई भी इंडियंस को काफी एक्साइट करने लगे हैं और अक्सर लोग ढूंढने लगते हैं कि यूएस आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। बट यहाँ भी यूएस मार्केट बहुत अलग है। यूएस मार्केट आईपीओ में रिटेल पार्टिसिपेशन को इनकरेज नहीं करता। यहाँ इंडियन मार्केट की तरह से रिटेल के लिए परसेंटेज एलोकेटेड नहीं होता है। सो मोस्ट ऑफ द आईपीओ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड या हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल होते हैं। $50,000 मीन्स ऑलमोस्ट 50 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट में आईपीओ अलॉटमेंट मिलना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट ऐसे में क्या इमीडिएटली लिस्ट होते ही आईपीओ खरीद लेना चाहिए? हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत से मेगा आईपीओ लाइक फेसबुक, उबर, रिवियन ने काफी पॉजिटिव ओपनिंग की बट कुछ ही महीनों में वो आईपीओ प्राइस से भी नीचे चले गए। उसका मेन रीजन है कि अर्ली इन्वेस्टर को 180 डेज तक अपने शेयर्स होल्ड करने पड़ते हैं, जिसे लॉकअप पीरियड बोलते हैं। 6 मंथ्स के बाद जैसे ही लॉकअप पीरियड खत्म हो जाता है, शेयर्स का एक मेजर फ्लड आ सकता है और प्राइस गिर भी सकते हैं। रिटेल के पास इतने शेयर तो होते नहीं है, तो प्राइस स्टेबिलिटी भी नहीं हो पाती है। ऐसे में आईपीओ से 6 मंथ्स तक वेट करना एक बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। जब तक लॉकअप पीरियड भी खत्म हो जाएगा और 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, तो आप ज्यादा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। Amazon, एप्पल, गूगल, इनके आईपीओ मिस करने के बाद भी पेशेंटली इन्वेस्ट करके लोग वेल्दी बने हैं। ग्रेट बिजनेसेस आईपीओ के बाद भी ग्रेट ही रहते हैं। एंट्री पॉइंट आईपीओ होना कोई जरूरी नहीं है। तो इस सेक्शन में आप समझ गए होंगे कि यूएस मार्केट के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल थोड़े फर्क होते हैं। एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स एक तरीके का ट्रैप हो सकता है और आईपीओ हाइप से बचना तो एक स्मार्टर डिसीजन हो सकता है। तो ओवरऑल ये थे 5 सरप्राइजिंग फैक्ट अबाउट यूएस मार्केट। और अगर आप इन सबको एक लाइन में समराइज करना चाहते हैं तो वो लाइन ये होगी कि यूएस मार्केट एक अलग गेम है और इस गेम के अपने ही रूल हैं। अच्छी बात यह है कि ये रूल सीखने के लिए आपको अमेरिकन होना जरूरी नहीं है। आप मुंबई में हैं, पुणे में या किसी भी छोटे शहर में हैं, रूल्स तो सेम ही हैं और अपॉर्चुनिटी भी सेम है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये गेम अलग है और रूल्स भी अलग हैं, और आज इस वीडियो के बाद आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि अमेरिकन्स और इंडियंस यूएस मार्केट को इतने अलग तरीके से क्यों यूज करते हैं।
मैंने इस वीडियो में जितने भी ETF के नाम लिए हैं वो एग्जाम्पल के लिए हैं, उनको डायरेक्ट रिकमेंडेशन मत समझिएगा। अगर आप US ETF पर एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में US ETF ज़रूर लिख करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। US इन्वेस्टिंग के लिए वेस्टेड प्लेटफॉर्म को चेक कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसा मैंने पहले भी बताया था, मेरा लिंक यूज़ करके नए यूजर्स को $10 फ्री भी मिलेगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्दी, तब तक बाय बाय।